नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। बीते कई हफ्तों से संभल का मुद्दा लगातार देश में छाया हुआ है। उत्तर प्रदेश में संभल से ही नहीं, संभल से लेकर नहीं बल्कि पूरे देश में कहें तो पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि संभल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने पर तुली है। यहां तक कि जो अंदरूनी खबरें आ रही हैं उसके अनुसार यह भी है कि संभल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी इतनी एग्रेसिव हो चुकी है कि संभल के मुद्दे पर उसका कांग्रेस के साथ भी टकराव हो गया है। क्योंकि संभल के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी चाहती थी कि वो इस मुद्दे को सदन में रखे, लेकिन कांग्रेस की प्रायोरिटी दूसरी थी और इसीलिए राहुल गांधी की प्रायोरिटी जब दूसरी थी तो उसको लेकर के ऐसी भी खबरें आई कि संभल पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भीतर भीतर ठन गई है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो आज उन्होंने संभल का जो सच है वो देश के सामने रखा। योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ संभल के एक एक करके तमाम जो फाइलें थी, यूं कह सकते हैं कि संभल की जो फाइल थी वो उन्होंने देश के सामने खोल के रख दी। संभल का इतिहास खोल के रख दिया। संभल में कब कब दंगे हुए, कब कब वहां से हिंदुओं को पलायन करना पड़ा, कब कब वहां कितने हिंदू मारे गए, उस सब का सच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देश के सामने रख दिया। योगी आदित्यनाथ के निशाने पर न सिर्फ अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी बल्कि उसके साथ साथ वो तमाम लोग थे जो संभल को लेकर के कहीं ना कहीं हिंदुओं को दोषी ठहरा रहे थे। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे सपाट शब्दों में कई ऐसे सवाल भी पूछे। मुझे लगता है उन सवालों का जवाब देश को तलाशना ही चाहिए और उन सवालों पर देश में चर्चा होनी ही चाहिए। दो टूक में आज उन सब पर चर्चा करेंगे। संभल का जो सच है वो सामने जो आया उस पर चर्चा करेंगे। संभल की सच्चाई सामने आई इस पर चर्चा करेंगे। संभल फाइल जो खुल गई हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक बात और बता दूं। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ विधानसभा में कहा, 3 दिसंबर को दो टूक में संभल का सच हमने सिलसिलेवार तरीके से बताया था। हमने बताया था कि संभल में कैसे 1976 में जो दंगे हुए थे उसके बाद संभल की डेमोग्राफी पूरी बदल गई थी और कैसे हिंदुओं को वहां से पलायन करना पड़ा। और हिंदुओं के पलायन करने के बाद न सिर्फ संभल की डेमोग्राफी बदली बल्कि संभल के जो कई तीर्थ स्थल थे, कई मंदिर थे, जो कुएं थे जिनकी हिंदू पूजा करते थे, वो सब भी धीरे धीरे बदल गए। लेकिन अब एक एक करके वो सारी सच्चाई सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो कहा वो तो है ही सच। इसके अलावा जो संभल में जो मंदिर मिला है, 46 साल से बंद मंदिर खुला है, संभल में जो मूर्तियां निकल रही हैं, जो कुएं के अंदर से मूर्तियां निकल रही हैं, खंडित मूर्तियां निकल रही हैं, वो सब चीख चीख कर संभल का सच बता रही हैं। आज दो टूक में उस सच पर ही चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले आपको 3 दिसंबर का दो टूक का आपको छोटा सा क्लिप दिखाता हूं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दो टूक आपका जो फेवरेट प्रोग्राम है, आपका पसंदीदा कार्यक्रम है, तो हम भी जो बात करते हैं जिम्मेदारी से करते हैं और हम वो सच आपके सामने सबसे पहले लाते हैं जिस सच पर आज चर्चा हो रही है। देखिए संभल का सच 3 दिसंबर को दो टूक में हमने जो रखा था। 2 तारीखें याद रखनी चाहिए, 1978 और 2012। ये 1978 और 2000 संभल में कितना भाईचारा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी संभल में 1978 से पहले संभल में हिंदुओं की आबादी 30% थी। 30% हिंदू वहां रहते थे। आज वहां पर 10% हिंदू रहते हैं। तो कितना भाईचारा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 1978 के बाद हिंदुओं का पलायन क्यों हुआ? क्योंकि 1978 में वहां पर एक दंगा भी नहीं कह सकते, वहां पर एक प्रोग्राम हुआ था और उस प्रोग्राम में 25 लोग मारे गए थे। और ये मैं आपको बता रहा हूं, आप 2 किताबों का जिक्र कर रहा हूं, द संभल आउटरेज और मॉब वायलेंस इन इंडिया। ये 2 किताबें, इन 2 किताबों में जो जिक्र किया गया है, 1978 में 29 मार्च को संभल के नरवासा बाजार में जो है वहां पर एक फैक्ट्री थी। उस फैक्ट्री को आग लगा दी गई जिसमें 14 हिंदू जलकर राख हो गए थे और 25 लोग मारे गए थे जिनमें से 23 हिंदू थे। और उसके बाद संभल का डेमोग्राफी चेंज हुआ और संभल में जो 30% हिंदू आबादी थी वो घटकर
10% रह गई। और उससे पहले वहां पर जो हिंदू कुआं पूजन के लिए जाते थे, उसके बाद हिंदुओं को धीरे धीरे वहां पर आबादी कम हुई। हिंदुओं ने जो कुआं पूजन के लिए जाते थे, मस्जिद के बगल में जो कुआं था, हिंदुओं ने बंद कर दिया। और 2012 की तारीख में अभी कुछ इंटरव्यूज देख कर आ रहा हूं स्थानीय निवासियों के, हिंदुओं के, वो कहते हैं कि 2012 तक हम फिर भी जाते थे, लेकिन 2012 के बाद शफीकुर रहमान बर्क सांसद बने और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी। और उसके बाद जो वहां माहौल बना, उस माहौल के बाद हमने डर के मारे निकलना बंद कर दिया। तो वो सारी बातें, जो सारा सच जिसकी आज विधानसभा से लेकर देश भर में चर्चा है, हमने 3 दिसंबर को वो सारा सच दो टूक में आपके सामने रखा था। और इससे पहले आगे बढ़ूं, अब आज की बात कर लेते हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस तरह से संभल का जो सच है, संभल की फाइल है, वो एक एक करके उसका सारा सच विधानसभा के पटल पर रखा। सुनिए जरा। 1947 से लेकर के अब तक 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या वहां हुई है संभल के अंदर, 209 हिंदुओं की। और एक भी बार किसी ने उन निर्दोष हिंदुओं के लिए कभी 2 शब्द नहीं कहे, उनके प्रति, उन परिवारों के प्रति संवेदना के शब्द नहीं कहे। जो मंदिर आज निकल रहा है 1978 से इन लोगों ने कभी खोलने नहीं दिया उस मंदिर को। जो आज बजरंगबली का मंदिर निकल रहा है, जो वहां पर आज 22 कुएं किसने बंद किए थे, इन 22 कुओं को भी वहां पे बंद किया गया। और वहां का माहौल इतना तनावपूर्ण किसने बनाया था? ये पत्थरबाज कौन थे? एक भी गिरफ्तारी बिना साक्ष्य के नहीं हो रही है। और याद रखना, जिसने पत्थरबाजी की होगी, जिसने माहौल खराब किया होगा, उसमें एक भी बचने वाला भी नहीं है, एक भी नहीं बचेगा। कोई सच नहीं दबा सकता। जो सच है वो सच रहेगा। हम लोग पुरानी बातों को नहीं खोदना चाहते हैं, नए रास्ते खोजें। और नए रास्ते खोजने वाले वही हो सकते हैं जो अपना भविष्य कुछ तय करते हो। वो भविष्य जहां पहुंचना चाहते हैं वहां कोई नहीं पहुंचने देगा। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पुरानी बातों को नहीं खोजना चाहिए, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि जो सच्चाई है वो तो सामने आकर रहेगी। दो टूक में आज इसी सच्चाई पर और इसी जो अंदाज है अखिलेश यादव का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, इस पर दो टूक करेंगे। मेरे साथ आज 4 मेहमान जो हैं जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं राकेश त्रिपाठी जी। मेरे साथ तारिक खान जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं तारिक खान जी। निखिल जैन मेरे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कांग्रेस पार्टी के समर्थक हैं। और मेरे साथ स्वाति गोयल शर्मा जुड़ी हैं, पत्रकार हैं। और मैं ये भी बता दूं, वो जो तमाम चीज़ें 3 तारीख को मैंने दो टूक में रखी थी, वो दरअसल स्वाति गोयल शर्मा ने वहाँ जाके ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की थी, सारी रिसर्च की थी, और वो सारा सच वो सामने लेकर आई थी। उसके लिए बहुत बहुत आभार स्वाति गोयल जी। आपने मेरे ख्याल से देश की पहली पत्रकार हैं जिन्होंने सबसे पहले वहाँ जाकर ये जो कुछ हुआ था उस सच को देश के सामने लाई थी, और आज मेरे साथ हैं। शुरुआत राकेश त्रिपाठी जी मैं आपसे कर रहा हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, ये ठीक है कि वहाँ पर अब जो कुछ हो रहा है वो हम देश देख रहा है, और उससे तो कोई डिनाई कर ही नहीं सकता। जो सच्चाई सामने आ रही है, जो मंदिर सामने आया, जो वहाँ पर दंगे होते रहे, जिसका एक एक डेटा मुख्यमंत्री ने रखा, जिस तरह से डेमोग्राफी वहाँ चेंज हुई, हिंदू वहाँ से निकल गए, वहाँ पे खंडित मूर्तियाँ निकल रही है, सब सच है। लेकिन इस बीच विपक्ष की तरफ से एक बात बार बार कही जा रही है कि मुख्यमंत्री ने जो कहा, या आप लोग जो तमाम चीज़ें कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जो मंदिर था, उस मंदिर को जो केयर टेकर थे रस्तोगी परिवार, वो तो जो तथ्य सामने रख रहे हैं कि कोई डर नहीं था और हम खुद बंद करके गए थे क्योंकि धीरे धीरे सब चले गए थे, हम अकेले रह गए थे, तो उसके बाद हम भी वहाँ से चले गए। वो कह रहे हैं कि वो रस्तोगी जी का जो सच है वो दरअसल सच है, बाकी आप लोग जो कह रहे हैं वो एक फेक नैरेटिव।
देखिए, जो साक्ष्य निकल के आ रहे हैं ना, सांच को कोई आंच नहीं होती है। जो साक्ष्य निकल करके आ रहे हैं वो चीख चीख करके अपनी कहानी खुद कह रहे हैं। और डेमोग्राफी चेंज जिसका जिक्र आपने अपनी पहले की रिपोर्ट पे 2-2 किया था और आज जिसको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के पटल पर भी रखा है, ये सच किसी से छुप नहीं सकता है कि देश की आजादी के समय में संभल की डेमोग्राफी क्या थी और आज संभल की डेमोग्राफी क्या है, कैसे वहां पर पलायन हुआ है। और ये कोई संभल की फाइल अकेली फाइल नहीं, आपने कहा संभल फाइल, ये संभल फाइल अकेली नहीं है। हमें याद होगा 2014 में हुकुम सिंह जी सांसद होकर के आए थे कैराना से, और तब एक कैराना फाइल भी हमने निकाली थी कि कैसे कैराना में पलायन हो रहा था। एक रामपुर की फाइल भी हम सामने लेकर के आए थे कि कैसे रामपुर में आजम खान ने वहां किस तरह से जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर कैसे कब्जा करके एक पैरेलल सरकार चलाई थी। मुरादाबाद की फाइलें देखिए, बरेली की फाइलें देखिए, आप फाइलें खोजने लगेंगे ना तो पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आज आपको किस तरह से एक गढ़ बनता हुआ दिखाई पड़ेगा, जहां डेमोग्राफी चेंज जानबूझ करके षड्यंत्र पूर्वक और इस मजहबी तुष्टिकरण की राजनीति ने की है। और डेमोग्राफी चेंज कोई सामान्य शब्द नहीं है। जब डेमोग्राफी चेंज होता है, जनसांख्यिकी असंतुलन उत्पन्न होता है ना, तो देश की आंतरिक सुरक्षा पर खतरा उत्पन्न होता है। इस देश का विभाजन जो मुस्लिम लीग ने इसी भावना के आधार पर किया था कि हमारी आबादी यहां ज्यादा है इसलिए हमको मुल्क दे दिया जाए। अगर इसी तरह से अगर आबादी का परिवर्तन होगा और आबादी को इस तरह से सेंट्रलाइज करने का प्रयास किया जाएगा तो निश्चित तौर पर देश के विभाजन के खतरे को हम निमंत्रण दे रहे होंगे। और एक बहुत गंभीर और जिम्मेदार बात कहूंगा मैं, आप इस बात को चेक करके देखिए कि देश भर में वो स्थान संवेदनशील क्षेत्र क्यों घोषित कर दिए जाते हैं जहां पर इस्लामिक बाहुल्य होता है। संवेदनशील क्षेत्र घोषित होते हैं। आप अशोक जी जानिए कि डीएम और एसपी यहां पर बिजली कनेक्शनों की जांच करने के लिए स्थानीय प्रशासन पहुंचा था और बिजली कनेक्शन वहां पे है ही नहीं, पूरे के पूरे मोहल्ले में बिजली कनेक्शन नहीं है। संवेदनशील क्षेत्र है, बिजली के कर्मचारी वहां जा नहीं सकते हैं, बिजली का बिल वसूल नहीं सकते हैं। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र बना करके रखे हुए हैं और जैसे ही संवेदनशील क्षेत्रों पर कार्रवाई करने का प्रयास होता है तो कुछ दंगाई तत्व दंगा करने का षड्यंत्र रचते हैं और विपक्षी दल इनके लिए कैसे एक पूरा घेरा बनाते हैं, सुरक्षा घेरा बना करके खड़े हो जाते हैं और कैसे विलाप करना प्रारंभ करते हैं। लेकिन कठोर कानून का डंडा चल रहा है, यह निश्चित तौर पर चलेगा। कानून के सामने सबको बराबर करके ही रखेंगे, इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं होना चाहिए और खुल करके सच बोलेंगे। चाहे स्वाति जी ने आज सच निकाल करके सामने रखा है, अशोक जी आपने सच निकाल कर सामने रखा है, या देश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज सच बोल रहे हैं, या देश के प्रधानमंत्री जी ने आज देश के सामने बहुत सारे सच रखे हैं। एक हाईकोर्ट के जज ने भी कुछ सच रखा था। यह सच सुनने की आदत बंद हो गई थी। यह एक मजहबी तुष्टीकरण में ये जो सेकुलरिज्म एक शब्द कहा गया ना, इस सेकुलरिज्म शब्द ने बहुत नुकसान किया है। यह एक पंथ निरपेक्षता के नाम पर एक फ्रॉड घोषित किया गया ना, भारत की सनातन संस्कृति पर चोट की गई है, भारत के आध्यात्मिक विरासत को पददलित करने का प्रयास किया गया है। हम अपने प्रतीक चिन्हों को नहीं लगा सकते हैं। बरेली में आज त्रिशूल लगाने पर इतनी आपत्ति व्यक्त की जा रही है कि बरेली में त्रिशूल कैसे लगाए जा रहे हैं। वहां पर आज भड़काऊ बयान देने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर त्रिशूल लगाएंगे तो हम अब इस्लामिक झंडे लहराएंगे। राकेश जी, ये वास्तविकता में राकेश जी, मैं जो सनातन संस्कृति है इसको नकारने का प्रयास। राकेश जी, आपने जो सवाल उठाया उन पर चर्चा करेंगे और जो आपने तमाम फाइल्स की बात करी इन सब पर चर्चा होगी। बिजली के जो आपने कहा वो भी एक चीज है। लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि भाई हम भविष्य की बात कर रहे हैं, हम भविष्य देख रहे हैं और आप लोग जो है इतिहास को खंगाल रहे हैं। इतिहास में आप कहीं इधर खो दिए उधर खो दिए, तो ये कौन सी दृष्टि है? देखिए, कुछ लोगों को न जाने क्यों खुदाई से डर लगता है। मुझे लगता है कि खुदा पर यकीन रखिए, खुदाई से मत डरिए। जो खुदाई से निकलेगा वो सच ही निकलेगा। किसी ने प्लान नहीं कर रखा है, इनकी कार्बन डेटिंग हो सकती है, इनके वैज्ञानिक साक्ष्य निकाले जा सकते हैं, इसलिए खुदाई से डरना नहीं चाहिए। और दूसरी बात, अखिलेश यादव जी ने पता नहीं इतिहास पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन वो राष्ट्र विस्मृत हो जाते हैं, मिट जाते हैं जो अपना इतिहास भूल जाते हैं। इतिहास तो सबक देता है ना, इतिहास तो आईना है। झांक कर देखिए कि हमसे गलतियां क्या हुई है। यह देश 900 साल तक गुलाम रहा है, 700 साल तक मुगलिया सल्तनत का और 200 साल तक ब्रिटानिया हुकूमत का। इन गुलामियों से हमने सीखा क्या है? हम इतिहास पढ़ेंगे नहीं तो कैसे जानेंगे? इस गुलामी के इतिहास को भी पढ़ना होगा। और वो स्वर्णिम कार्यकाल, वो भी जब कहा जाता था कि भारत में दूध की नदियां बहती थी, वो भी कार्यकाल जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस कार्यकाल को भी याद करना होगा। इसलिए इतिहास तो पढ़ना ही होगा। अब अखिलेश यादव जी के कहने से इतिहास की पढ़ाई तो नहीं बंद हो सकती है ना। हाँ, इतिहास को भी तोड़ मरोड़ कर जो लिखा गया था ना, जो वामपंथी लेखकों के द्वारा, उसको भी हम ठीक करने का काम कर रहे हैं। और इसलिए कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है क्योंकि कैसे वीर सावरकर को जानबूझ करके कायर घोषित करने का एक षड्यंत्र रचा गया था, जिसने कोल्हू के बैल की तरह से जुताई की, जिसने सेलुलर जेल की कठोर यात्रा झेली है, उसको
कैसे अपमानित करने का प्रयास किया गया। इतिहास के कई पन्ने अब खुल रहे हैं और सच्चाई सामने आ रही है, इसलिए इनको डर लग रहा है। ठीक है, आज वो मेरा विषय नहीं है, हालांकि कांग्रेस की तरफ से इसको उठाया गया था, लेकिन आज मेरा विषय नहीं है। लेकिन इस पर जरूर मैं समय समय पर चर्चा करता रहूं, आगे भी करूंगा। लेकिन तारिक खान जी, ये भाई इतिहास को कह रहे हैं कि इतिहास को कैसे भूला जा सकता है। इतिहास से सबक लिए जाते हैं, इतिहास में जो कुछ होता है इतिहास से चीज़ें सीखता है कोई भी देश, और दुनिया के तमाम देश जो अपने इतिहास को भूलते नहीं जो है, और इतिहास को याद रखते हैं, इतिहास से सबक लेते हैं। तो फिर अगर इस इतिहास को हम ऐसे कैसे भूल जाएं, और अगर कोई ऐसा इतिहास था जो दबा दिया गया, जो छुपा दिया गया, जहां पर खंडित मूर्तियां निकल रही हैं, तो वो इतिहास तो देश को जानने का हक है ना। देखिए, बिल्कुल देश जाने और इस पे आपत्ति नहीं, कोई किसी ने आपत्ति नहीं की। जबरदस्ती एक लाइन खींचकर बनाया जाता है कि आप इस तरफ हो और आप इस तरफ हो, मौतों को भी बांटा जाए, कौन कितने लोग मरे। अब ये चाहते ये हैं, या लोग चाहते हैं या कोई भी चाहता है, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि अब हम गिनाएं कि गुजरात में कितने लोग मरे थे, फिर यहाँ कितने लोग मरे, सिख दंगे में कितने लोग मरे। हिंदुस्तान में आजादी के पहले और आजादी के बाद तमाम दंगे हुए। उसको धर्म या किसी जाति पे आधारित अगर बांटेंगे मौतों को, तो ये मौत को भी बांटने लगे। अच्छा, फिर एक काम करते हैं, इतिहास की बात की गई अभी। एंगस मेडिसन बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उनसे कहा गया, पूरे यूरोप के कंट्रीज ने उनसे कहा कि आप स्टडी करो कि पहली शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक दुनिया की क्या स्थिति थी, जब तक अंग्रेज रहे भारत में तब तक। तो उन्होंने दुनिया को स्टडी किया और भारत को स्टडी किया, और ये कहा कि पहली शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक जो एवरेज निकल के आता है भारत का शेयर दुनिया की इकोनॉमी में, वो लगभग 25 से 35 और कभी कभी 45% था। उसमें पहली शताब्दी से अंग्रेजों के आने तक है, और अंग्रेजों के आने के बाद वो शेयर 4% हो गया। एंगस मेडिसन की ये पूरी रिसर्च है, पूरी मतलब एक स्टडी की तरह, किताब की तरह है, उसको सब लोग जरूर पढ़ें, और आप भी पढ़िएगा। पता नहीं, आप देखिए, चेक करिएगा, रिसर्च करिएगा क्या निकल के आता है। बहरहाल एंगस मेडिसन की ये स्टडी थी। तो इतिहास तो ये भी कहता है कि प्रॉस्परस उस वक्त में रहा जब तमाम पहली शताब्दी से लेकर और 17वीं तक तमाम लोग रहे। अब कौन कौन रहे ये आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। देश को विभाजन के खतरे, देश में विभाजन के खतरे को दावत दे रही है। बीजेपी के प्रवक्ता विभाजन की बात कर रहे हैं। क्या भारत में बंटवारे की स्थिति है? ये देशद्रोही बात मुझे लगता, ऐसी बात तो करनी ही नहीं चाहिए। कौन से विभाजन की स्थिति पैदा हो रही है और कौन पैदा कर रहा है, और आप क्या कर रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? अगर ऐसी पैदा हो रही है स्थिति, तो आप कर क्या रहे हैं? ना ऐसी कोई स्थिति पैदा हो रही है, और अगर आप कह रहे हैं ये कि ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, तो वाकई में यह शर्म की बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि देश में फिर से विभाजन जैसी स्थिति पैदा हो रही है। मुझे नहीं लगता ऐसा है, लेकिन अगर बीजेपी के प्रवक्ता को लगता है तो अभी उनको मौका दीजिएगा, कायदे से स्पष्ट करेंगे, नहीं तो माफी मांग लेंगे कि कौन देश में विभाजन जैसी स्थिति पैदा कर रहा है और कब कहां कैसे पैदा हो रही है। बंटवारा फिर से होने वाला है, मतलब मुझे तो बड़ी अजीब बात लगती है कैसे इन्होंने कह दिया। अब ये जो मामला है, इसमें अभी आपने बता दिया कि परिवार ने कहा, अगर मैं कह रहा हूं कि एक, मैं योगी सरकार से एक डिमांड करता हूं, प्रदेश में कई दंगे हुए, कई जगह मुसलमान मरे, कई जगह हिंदू मरे, एक सर्वे करा लीजिए, जिस जिस जगह पर जो जो धार्मिक स्थल बंद किए गए या लोग पलायन किए गए, उनको पुनर्वासित करने का कार्यक्रम करें, तब तो लगेगा कि आप कुछ सोच रहे हैं हिंदुओं के लिए। या जो 240 लोग मरे जिनका नाम लिया इन्होंने, एक तबके का, उनको न्याय दिलाने के लिए आप क्या कह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, क्या करेंगे या क्या कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं ना, या सिर्फ ये सब कहकर आप वोटों की राजनीति या वोटों की राजनीति सेकना चाहते हैं, या इतने लोग मरे उनको न्याय दिलाने के लिए, पुनर्वासित करने के लिए, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उसको रीलोकेट करने के लिए क्या स्टेप्स उठाएगी योगी गवर्नमेंट? शून्य स्टेप्स है। विधानसभा में बोलकर, नंबर बनाकर, हिंदुओं का वोट बटोर कर, हिंदू मुसलमान में डिवाइड कर अपना एजेंडा सेट कर आप चले गए। और अल्टीमेटली क्या हुआ? मिला शून्य, 2 अंडे, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। अगर कुछ मिलना था तो प्लीज अपने 5 स्टेप भारतीय जनता पार्टी बताए कि जो करेगी इन लोगों के विस्थापन के लिए, जो लोग मरे या डेमोग्राफिक चेंज हुआ, आप क्या करेंगे बताइए? रिलोकेट करने के लिए आप कुछ करेंगे? कोई पॉलिसी लेके आएंगे? कुछ करें? कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ वोट लूटेंगे,
बताएंगे लोगों ये को सवाल हिंदू जो आप उठा रहे हैं बताएंगे। जरूर ठीक है। इस पर हाँ, इस पर राकेश जी बिल्कुल देखिए, दो तीन चीजें उन्होंने स्पष्ट कही। एक, जाहिर सी बात है, जो लोग दंगों में मारे गए उनको हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं आप? ठीक है, हमेशा जो है जो दंगे होते हैं उसमें हिंदू मुस्लिम दोनों मरते हैं। दूसरी बात यह है कि आप जो मारे गए जो लोग, उनको रिलोकेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, क्या उनके साथ इंसाफ हो उसके लिए क्या कर रहे हैं? और तीसरी बात वो कह रहे हैं कि भाई आप तो विभाजन कराने वाली बात कर रहे हैं, बिल्कुल देश का ये विभाजन जैसी स्थिति तो नहीं है, और आप विभाजन की बात भी कर रहे हैं, याद भी दिला रहे हैं, और इसको विभाजन से भी जोड़ रहे हैं। टू दी पॉइंट। देखिए, विभाजन एक सच्चाई है ना, उसको याद करिए। इसलिए मैंने कहा था इतिहास के विद्यार्थी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं को, उनके नेताओं को, अखिलेश यादव जी को होना चाहिए। याद करेंगे कि देश का विभाजन कैसे हुआ, परिस्थितियां कैसे बनी थी, कैसे आबादी एक तरफ ज्यादा हो गई, तो कैसे इस आबादी के आधार पर हमको एक मजहब के आधार पर राष्ट्र मिल जाए। तो अगर ऐसी स्थितियां हुई थी तो जनसांख्यिकीय संतुलन नहीं बिगड़ना चाहिए, जनसांख्यिकीय संतुलन जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। इसके लिए सरकार को चिंता तो करनी चाहिए, सरकार को इसके लिए एफर्ट करना चाहिए। इसलिए बंटवारे के खतरे तो हैं, बंटवारे के खतरे को आंख मूंद करके इग्नोर नहीं कर सकते हैं, और इसीलिए इस पर चिंता व्यक्त की जा रही है, पहली बात। दूसरी बात, आपने कहा कि रिलोकेट करने के लिए क्या करेंगे, रिलोकेट करेंगे कि नहीं करेंगे? किया है साहब, याद करिए, रामलला, राम जन्मभूमि पर मीर बांकी ने कर दिया था, वहां पे ध्वंस कर दिया था कि अब प्रभु रामलला वहां पर नहीं आ पाएंगे, रिलोकेट हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर प्रकार के एफर्ट किए, भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प जो लिया था। हम अपने आराध्य अशोक जी समझिए, हम अरे हम पहले अपने आराध्य को तो पहले न्याय दिला दें। हम अपने आराध्य को न्याय नहीं दिला पाए, प्रभु रामलला विराजमान को स्वयं कोर्ट जाना पड़ा है, स्वयं कोर्ट गए प्रभु रामलला विराजमान। उस मुकदमे को याद करिए कि प्रभु रामलला विराजमान पार्टी बनकर के स्वयं कोर्ट तक गए, और भारतीय जनता पार्टी ने हर प्रकार के प्रयत्न किए कि कैसे मंदिर के मार्ग में जो बाधाएं हैं उसको कैसे हटाई जाए और प्रशस्त किया जाए। और आज रिलोकेट हो गया और मातम कुर्सी कर रहे हैं। अब तो लोग छाती पीटते हैं कि ये तो बहुत गलत हो गया, ये बहुत गलत हो गया। तो आप रिलोकेट होंगे, आप परेशान मत होइए, आप मातम मनाने के ऐसे बहुत सारे अवसर हम देंगे जिसमें आप छाती पीट पीट करके मातम मनाएंगे, रिलोकेट तो होंगे। देश में जो कुछ गलत हुआ है उसको निश्चित तौर पर हम ठीक करने का काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास लगातार कर रही है। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए। आज कश्मीर के भी हालात तारिक जी बोलिए, 370-35 से लगा करके आज में कश्मीर को भी जैसे हालत बिगाड़े थे उसके भी आज परिवर्तन करने का काम किया। ओके तारिक जी बोलिए। एक मिनट वो उनका इंजेक्शन आपने अभी मोदी जी ने कुछ दिन कहा कि जिनको कोई पूछता नहीं है उनको हम पूछते हैं। इस जनता भगवान के स्वरूप है, उस भगवान को रिलोकेट करने के लिए आपके पास जीरो जवाब है, जीरो जवाब। आप नंबर बढ़ाकर, आप डेमोग्राफिक चेंज बढ़ाकर, आप एक तरफ भागवत साहब कहते हैं कि 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए, लोगों को फैमिली ज्यादा करनी चाहिए। आप फैमिली प्लानिंग के तमाम तरीके के विधेयक लेके आ रहे हैं कि लोगों को कम बच्चे पैदा करने चाहिए। कंफ्यूजन की स्थिति है। आप करना क्या चाहते हैं, आप क्लियर करिए, पॉलिसी लेके आइए। ओके 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं बाकी दो मेहमानों को आ रहा है जी। 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं बाकी दो मेहमानों के पास जाऊंगा। नहीं, देखिए बच्चे ज्यादा पैदा करने चाहिए, इसके अलग कारण बताए गए कि परिवार में रिश्तों नातों के लिए परिवार प्रबोधन, जब कुटुंब की बात करते हैं तो उसमें रिश्ते नाते कैसे जीवित रहेंगे, मामा मौसी चाची बुआ, अलग अलग रिश्ते कैसे रहेंगे, इसके लिए बच्चे किस तरह कितने पैदा करने चाहिए, एक ही ओपिनियन है। लेकिन देश की बढ़ती हुई आबादी एक निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, और उससे भी ज्यादा चिंता का विषय जनसांख्यिकीय असंतुलन है कि किसी एक समुदाय की आबादी किसी क्षेत्र विशेष में कम हो जाए और किसी एक समुदाय की आबादी किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा हो जाए, तो निश्चित तौर पर देश के लिए यह विभाजन के खतरे की घंटी है। और मैं इसलिए इस बात को जिम्मेदारी पूर्वक कह रहा हूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर, या आप असम के क्षेत्र में देखेंगे या पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में देखेंगे तो देश के ऐसे बहुत सारे जिले आपको दिखाई पड़ेंगे। इसको लेकर के बाकायदा रिपोर्ट भी है कि कैसे जनसांख्यिकीय असंतुलन देश के कई जिलों में बाकायदा परिवर्तित की गई है, इसको लेकर के कोर्ट भी गए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए कि सत्ता पक्ष उसका रिजल्ट या निष्कर्ष नहीं बताता है, सिर्फ प्रॉब्लम बताता है। मैंने सॉल्यूशन पूछा था, अंडा जवाब दिया इन्होंने, अंडा रिलोकेशन। अरे पहले प्रॉब्लम तो मानिए, अरे तारिक साहब पहले प्रॉब्लम तो मानिए। आप तो प्रॉब्लम मानने को तैयार नहीं, आप तो प्रॉब्लम बनाने वाले लोग थे। हम इसको प्रॉब्लम मानेंगे और फिर इसका समाधान करेंगे। रुकिए, मैं आगे। डॉक्टर किसी भी मर्ज को पहले पहचानता है। अरे नहीं, मैं अशोक जी एक बात केवल कह दूं, मैं एक बात केवल कह दूं, तारिक साहब एक बात केवल कह दूं, एक बात सुन लीजिए। अरे किसी भी मरीज का मर्ज पहले पहचाना जाए।
मैं एक किसी भी मरीज का मर्ज पहले पहचाना जाए, उसके लिए डॉक्टर तमाम प्रकार के टेस्ट कराता है, और टेस्ट करा करके जब रिपोर्ट सामने आती है, मरीज का मर्ज समझ में आता है ना, ओके मैं बाकी तो सुनिए, मुझे बाकी तो ओके बस हो, एक मिनट रुकिए तारिक खान जी, राकेश जी रुकिए एक मिनट, मैं आके बाकी दो मेहमानों के पास जाना चाह रहा हूं, एक मिनट। लेकिन मैं एक चीज पे रिस्पॉन्ड करूं, जो तारिक जी ने कहा कि भाई ये विभाजन जैसी स्थिति। तारिक साहब, अभी कल एक वीडियो वायरल हुआ है, हाकिम फराद। ये हाकिम फराद कौन है? ये टीएमसी का बहुत बड़ा नेता है, ममता जी के बहुत करीबी नेता है, और साथ साथ ये मेयर है कोलकाता का। इसका एक वीडियो वायरल हुआ, इसमें उसने कहा है हम मुसलमान जो हैं वो ऐसा वक्त आएगा कि हम बहुसंख्यक के भी बहुसंख्यक होंगे। अब ये ठीक है, वो क्यों बहुसंख्यक के बहुसंख्यक होना चाहते हैं, इसको इस बात से समझिए कि कुछ दिन पहले एक विदेशी पत्रकार हाकिम फराद के पास गई थी, और हाकिम फराद ने उनको कोलकाता में कहा आइए आपको मिनी पाकिस्तान दिखाता हूं, जहां पर मुस्लिम ज्यादा तादाद में रहते हैं, पश्चिम बंगाल में कोलकाता में। वहां पर हाकिम फराद उनको लेकर गए ये कहकर कि वो देखिए आपको मिनी पाकिस्तान ले जाता हूं। तो क्या ये चिंता की बात नहीं है देश के लोगों के लिए कि एक लोग कह रहे हैं कि हम पहले जो है अपनी आबादी बढ़ाएंगे, हम पहले अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक होंगे, और उसके बाद जहां हम रहेंगे उसको मिनी पाकिस्तान कहा जाएगा। और मत भूलिए यहीं दिल्ली में शाहीन बाग बना था, और शाहीन बाग में क्या नारे लगे थे? हमें चाहिए आजादी, जिन्ना वाली आजादी। और जब मुस्लिम बहुसंख्यक होते हैं तो क्या होता है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहां जिन्ना की तस्वीर अभी भी लगी है, और वहां कहा कि सब कुछ हो सकता है, जिन्ना की तस्वीर नहीं हटा सकते। ये होता है, ये विभाजन का खतरा तब होता है जब कुछ लोग जिन्ना की तस्वीर अपनी यूनिवर्सिटी में लगाकर जिन्ना को रोज सलाम ठोकते हैं, तब ये विभाजन का खतरा होता है। बहुत सारे खतरे होते हैं, और इसको लेकर बहुत सारी चीजें हैं, मैं इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, मेरा आज का विषय नहीं है। लेकिन फिर भी ये बता रहा हूं क्योंकि आपने सवाल उठाया, उस सवाल का जवाब देश को मिलना चाहिए कि विभाजन का खतरा कहां है। निखिल जैन, सवाल यह है कि ये तो चीजें सच सामने आ रही है ना। अब कुएं वहां खुदे हैं, जो वहां पे कुएं में से निकली हैं, वहां पे मूर्तियां निकली हैं, खंडित मूर्तियां निकली हैं, वहां पे कुएं जो बंद कर दिए गए निकले हैं, इतने सारे कुएं, मंदिर निकला है, 46 साल से बंद है। और ये बात ठीक है, मैंने जो सवाल पूछा राकेश जी से वो मैं उस सवाल पे कायम हूँ। लेकिन वहाँ पर रस्तोगी परिवार का एक बयान, लेकिन मेरे पास एक और व्यक्ति का बयान है, 82 वर्ष के, और आप कोई डिनाई करेगा तो मैं उसको यहाँ पे चला दूंगा, मैंने उसको काट कर रखा है, लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं। वो 82 साल का वृद्ध कह रहा है कि मैं 82 साल से हूँ, यहाँ पर मंदिर था, लेकिन हम लोग नहीं जाते थे, डर के मारे नहीं जाते थे, क्योंकि उसके बाद जब परिस्थितियां बदली 1978 के दंगों के बाद, तो हम लोग डर के मारे नहीं जाते थे, और धीरे धीरे वहां से चले गए, क्योंकि किसी ने अपना लगा कि भाई क्या करेंगे, अकेले रह गए। तो डेमोग्राफी बदलती है, तब यही तो होता है, और यही तो फिर दिक्कत होती है। अशोक जी, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस विषय पे चर्चा करूं, क्योंकि हम संभल पे चर्चा करने लगे थे, उसके बाद भाजपा के प्रवक्ता के जज्बाती भाषणों में वो आबादी पे चले गए, बच्चों पे चले गए, सोने की चिड़िया पे चले गए। तो मैं पहले मुद्दे की बात करता हूं, और उसके बाद मुझे मैंने जो सवाल पूछा आप उसी पर आइए, बेहतर है, मैं उसी पे उसका जवाब देता हूं। लेकिन भाजपा प्रवक्ता का भी जवाब देना क्या जरूरी है। जो ये मूर्तियां पाई गई हैं उस मंदिर में, ये आपके दर्शकों को क्लियर करने की जरूरत है कि ये शाही जामा मस्जिद जो थी संभल में, ये उसके अंदर नहीं पाई गई। वो सबको मालूम है, वो तो सबको मालूम है सर। बाहर है। अभी तक सर मैंने 28 मिनट की डिबेट में ये क्लैरिटी कहीं पर भी नहीं सुनी कि ये मंदिर मस्जिद के बाहर है, पास है, लेकिन बाहर है। ऐसा नहीं है कि कोई मंदिर। सर आपको क्लैरिटी की जरूरत है इसमें निखिल जी, ये तो पूरा सब नहीं, ये मूर्तियां किसी मंदिर से नहीं निकली हैं, मैंने पहले ही कहा कुएं से निकली हैं। ये जो कुआं बंद कर दिया गया था, जिस कुएं पर अवैध कब्जा हो गया था, तो किसी ने कहा ही नहीं। भाजपा के प्रवक्ता को 15 मिनट का भाषण, अरे आप बहकार हैं आप। जो मैंने आपसे सवाल पूछा निखिल जैन, मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को भी वक्त दिया, लेकिन आप वो सवाल उठा रहे हैं जो सवाल कोई नहीं उठा रहा। कोई नहीं कह रहा कि ये शाही मस्जिद में मिली है। मैं सवाल नहीं उठा रहा, स्पष्टता दे रहा हूं कि मंदिर भाई जिसको लेकर लोगों को भ्रम ही नहीं, आप उस पर स्पष्टता दे क्यों रहे हैं? आप भाजपा प्रवक्ता हैं क्या? नहीं तो आप क्या हैं? आप किसके प्रवक्ता हैं? आप जिहादियों के प्रवक्ता हैं क्या? आप जिहादियों के प्रवक्ता हैं क्या? आपसे किसने कहा कि ये मूर्तियां वहां से निकली हैं? नहीं, आप मुझे बताइए। एक मिनट निखिल जैन, मुझे एक बयान बताइए, किसी ने कहा कि शाही मस्जिद से मूर्तियां निकली हैं? एक बयान बताइए ना,
एक बयान बताइए तो किसी का। मस्जिद को क्यों जोड़ा जा नहीं, रहा है? किसको एक स्पष्टता दे रहे हैं? मंदिर को सब आपकी आप तरह, मुझे बोलने सब देंगे। आपकी तरह बिना बोलने पढ़े लिखे नहीं देंगे। आते, सबको स्पष्टता है। बिना पढ़े लिखे आप आते हैं तो बिना आप बिना नेशनल बिना पढ़े लिखे नहीं ऑर्गेनाइजेशन आते, को सबको बोलने स्पष्टता है, देंगे। सबको स्पष्टता है कि वो मूर्तियां मैं कहां से जवाब दे निकली है। सकता हूं? मैंने अशोक जी, पहले ही क्या कहा मैं प्रोग्राम में, जवाब एक मिनट दे रुकिए, एक सकता मिनट, हूं? आवाज नीचे की, आवाज क्या नीचे मैं कर, जवाब आवाज दे नीचे सकता कीजिए, मैं हूं? उनके पास जाऊंगा, एक मिनट। मैं बड़े साथ, मैंने प्रोग्राम के शुरू में बोला कि ये मूर्तियां जो हैं वो कहां से निकली हैं, वो कुएं से निकली हैं। मैंने प्रोग्राम के शुरू में कहा, उसके विजुअल्स हैं, लोग देश भर में चर्चा कर रहे हैं। किसी ने नहीं कहा कि ये मूर्तियां शाही मस्जिद से निकली हैं, लेकिन निखिल जैन के पास शायद कुछ कहने के लिए नहीं था, तो वो अपने आप को बड़ा टीचर मान करके, प्रिंसिपल समझ के पहले लोगों को बताना चाहते हैं कि अरे भाई कोई कह ही नहीं रहा मूर्तियां वहां से निकली हैं। अपनी बात रखिए अब आगे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। सो अब अगर मस्जिद में से मूर्तियां नहीं निकली हैं तो भाजपा के प्रवक्ता को इसे मस्जिदों से, मुसलमानों से और बाकी चीजों से जोड़ने की जरूरत क्यों महसूस होती है, मुझे पता नहीं। देखिए, योगी आदित्यनाथ एक पॉलिटिशियन है, एक नेता आके बोले कि और जिन पे दंगों के आरोप रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, या जो परिवार मंदिर की देखरेख करता था वो सच बोल रहे हैं, वो आपके दर्शक जान लेंगे। और ये भी आपके दर्शकों को शायद किन्हीं को अगर ना मालूम हो तो 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का स्पष्ट आदेश है कि अब से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जब तक है, किसी भी मस्जिद का, मंदिर का, गुरुद्वारे का कोई सर्वे ऑर्डर नहीं होगा। अगर भाजपा को सर्वे करवाने हैं या भाजपा के सिंपैथाइजर्स को सर्वे करवाने हैं तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, संसद का सत्र चल रहा है, उसमें रद्द करें, रिपील करें, लेकिन वो करेंगे नहीं। अब बात एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया गया डेमोग्राफी चेंज का। डेमोग्राफी चेंज भाजपा के प्रवक्ता हमेशा इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे मुसलमानों ने हिंदुओं को भगा दिया कहीं से। डेमोग्राफिक चेंज के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं अशोक जी, आपको पता है, आपके दर्शकों को भी पता होंगे। इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, डेवलपमेंट फैक्टर्स होते हैं। हम देख रहे हैं कि बिहार के ज्यादातर युवा बिहार में नहीं रहते। अब वो इसलिए नहीं है कि हिंदू ने भगा दिया, मुसलमान ने भगा दिया, वो इसलिए क्योंकि वो बेहतर रोजगार के लिए दिल्ली आते हैं, महाराष्ट्र आते हैं, बाकी जगह जाते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर एक जगह से डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है तो इसका मतलब एक समुदाय ज्यादा जा रहा है, तो इसलिए भी उसका एक कारण होता है कि इस देश का आम हिंदू आम मुसलमान से ज्यादा डेवलप्ड स्टेट में है। उनके पास वो अपॉर्चुनिटीज हैं, एवेन्यूज हैं कि वो बाहर जा सकें, पढ़ सकें। उसके बाद शंकर मंदिर वाली बात हमारी क्लियर हो गई। एक भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और ये मुसलमानों ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसा भाजपा के प्रवक्ता ने इंप्लाई जरूर करा। इस पे भी स्पष्टता दे दूं कि मुगल शासन में, अंग्रेजों के आने से पहले भारत का ग्लोबल जीडीपी में हिस्सा 24% था, आज 3.5% है। 2014 में 2.5 था, 2004 में 1.5 था। तो सोने की चिड़िया जब भारत था तब मुगल शासन में भी था, उससे पहले भी था। भारत सोने की चिड़िया 2000 साल रहा है। उसमें मुगल भी आ लिए, उसमें हिंदू राजा भी आ लिए, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य भी आ लिए। उसके बाद बढ़ती हुई आबादी के मुद्दा उठाया गया भाजपा प्रवक्ता द्वारा। इनकी क्लैरिटी कितनी है इस मुद्दे पे, उससे समझ उस पर जो है तारिक खान जी उस पर बोल चुके हैं, उनके बीच डिबेट हो चुकी है। जरूरी नहीं कि हर चीज का जवाब मतलब जो आप देंगे। मैंने आपको समय दिया, अब मुझे अगले मेहमान, लेकिन मैं 2-3 चीजें क्लियर कर 10 सेकंड दीजिएगा, एक छोटी सी बात बोलिए। एक ये चीज कही गई कि जिन्ना से बहुत प्रेम है, इन लोगों को, जिहादियों को विभाजन का एक डर है। बस इतना बता दूं, देश का विभाजन इसलिए हुआ क्योंकि जिन्ना की मुस्लिम लीग ने मांगा, वही मुस्लिम लीग जिसके साथ हिंदू महासभा ने 3 बारी अलायंस करके कोलिशन सरकार बनाई। अब आपका एक फेक नैरेटिव आ गया। फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे कि सबसे पहले भारत का विभाजन तो वीर सावरकर ने, वो फेक नैरेटिव चलते हैं। वो अभी राकेश जी ने बताया ना, इस देश का इतिहास भी जो है फेक नैरेटिव के आधार पर लिखा गया। लोगों को, वामपंथियों को कांग्रेस ने हायर किया। अब हो गया, आवाज नीचे कीजिए, आवाज। इस देश का इतिहास भी वामपंथियों को हायर करके कांग्रेस ने लिखवाया, और यही लिखवाया मुगल महान थे, बाबर महान था, अकबर महान था। अकबर महान तो चलो समझ में आता है, लेकिन औरंगजेब भी महान था। दिल्ली में औरंगजेब के नाम पर सड़क है, यही जहां जिस ऑफिस में बैठा हूं। शर्म की बात है, बीजेपी नहीं बदल रही, वो भी शर्म की बात है। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं, जो आपने कहा ना बिहार के युवा अभी तो चले जाते हैं, डेमोग्राफी चेंज इतनी आसानी से नहीं होता। बिहार के युवा कोई धर्म देख के नहीं जाते, और अगर आगे बढ़ने की इच्छा है तो बिहार का युवक, हिंदू युवक भी जाएगा बिहार छोड़ करके, अवसर की तलाश में मुस्लिम युवक भी जाएगा। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि किसी इलाके से सिर्फ हिंदू डेमोग्राफी चेंज होता है? ऐसा क्यों होता है? और बिहार, और दूसरी बात, जहां से युवा नौकरी के लिए जाता है वहां कौन आता है? वहां रोहिंग्या आते हैं। बिहार के जितने इलाके हैं, जो सीमावर्ती इलाके, वहां रोहिंग्या आया, और वहां पर एनआईए की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है कि वहां पर अवैध रूप से मदरसे बने हैं, मस्जिदें बनी हैं। वहां पे क्या कुछ नहीं होता, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात आपसे मैं और चीजें कह दूं, जो आपने कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो भी आप लोग गुमराह कर रहे हैं। ये जो मस्जिद
की बात चल रही है, ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत नहीं आता, नहीं आता, नहीं आता। ये बात मैं बार बार नहीं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 50 बार बता चुका हूं। बार बार गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए, देश की और जगह पे छोड़ दीजिए, होगा। लेकिन ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि ये एएसआई के अधीन है। और अब तक किसी ने भी इस सर्वे को लेकर किसी ने भी हाईकोर्ट में चुनौती नहीं दी, क्योंकि चुनौती कौन देगा? एएसआई देगा, और कौन देगा? कोई मस्जिद इंतजामिया कमेटी नहीं देगी, क्योंकि मस्जिद इंतजामिया कमेटी का वहां दावा ही नहीं बनता, क्योंकि वो एएसआई के अंतर्गत है। तो इस तरह की बात। और दूसरी एक लास्ट बात, फिर मैं जाऊंगा। जो आपने कहा ना कि किन लोगों ने कब्जा कर लिया, मैं आपको बताता हूं। मंदिर के पास जो अवैध निर्माण हुआ ना, जो मंदिर के पास, उस पर मतीन अहमद नाम के व्यक्ति का जो घर है, उसने एक्सटेंड करके, अब मतीन अहमद कौन है मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको, आप समझते हैं। और इसी तरह से कुएं भी, जहां जहां ये जो कुएं ढके गए थे, इन पर जो रैंप बने गए थे, उनके नाम भी निकाल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। डेमोग्राफी चेंज होता है तो कब्जा किसका होता है, ये सब चीजें जान करके आप रखते तो अच्छा होता। लेकिन जब तथ्य की बात है तो मैं स्वाति गोयल शर्मा के पास जा रहा हूँ। स्वाति गोयल शर्मा, ये जो तमाम चीजें सामने आ रही हैं, आप तो बहुत पहले इसकी जाके आपने पड़ताल की थी, वहां स्थानीय लोगों से बात की थी, जो डॉक्यूमेंट हैं पुराने आपने उनको खंगाला था। तो ये जो सच है, ये दो तरह के सच अब सामने आ रहे हैं। रस्तोगी परिवार की बात आ रही है तो ये कहा जा रहा है कि भाई वहां से किसी ने निकाला थोड़ी था, कोई ऐसे गया थोड़ी था। लेकिन दूसरी तरफ दंगे वहां, वो इतिहास हमारे सामने। क्या कहेंगे आप? जी अशोक जी, इस पूरे संभल मुद्दे पर अभी मैं बहुत देर से सुन रही थी। ये कह रहे हैं कि पहली बात कि ये मुद्दा उठाया क्यों जा रहा है, इस सर्वे को कराया क्यों जा रहा है। सब कुछ तो वहां पर शांत चल रहा था, अचानक से ये मुद्दा उठाकर वहां आग क्यों लगाई जा रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पहली बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मुद्दा है क्या। मुद्दा ये है कि जो पिटिशन में क्या लिखा है कि ये एक एएसआई प्रॉपर्टी थी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी थी, कम से कम 90-100 साल पहले, और अब उस पर अतिक्रमण हुआ। और अतिक्रमण एक फर्जी मस्जिद कमेटी बनाई गई और उन्होंने वहां जाकर उसको नमाज पढ़ने की जगह बना दिया, जबकि एएसआई प्रॉपर्टी में सबका ही समान अधिकार होता है जाने का, और वो कोई उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकता। वो होता चला गया और इतने सालों में पहले तो वहां नमाज करने लग गए, तो हिंदुओं को वैसे रोका गया। लेकिन फिर भी मैं जब वहां गई थी तो वहां बहुत लोगों से बात करी, 90 साल की उम्र के लोगों से भी बात करी, 80 साल की उम्र के लोगों से भी बात की। उन्होंने कहा कि हम जाते रहे थे अंदर, तो हम जाते थे और एक तहखाना जैसे कमरा जैसा पे लॉक भी लगा हुआ देखते थे। उसके बाद ये भी एक सच है कि क्योंकि वहां नमाज पढ़ी जाती थी तो हिंदू वहां पूजा भी नहीं करते थे, क्योंकि थोड़ा उन्हें डरते भी थे, क्योंकि बहुत पहले से ही वहां का जो डेमोग्राफी है वो वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन अधिक रही है, हिंदू थोड़ा कम रहे हैं, तो वो इतना जैसा चलता था उसको बहुत ज्यादा चेंज भी नहीं करते थे। ये भी सच है कि 1978 में जो दंगे हुए उसके बाद वहां जो हिंदू कम्युनिटी है, क्योंकि वहां पे दंगे नहीं हुए थे, वहां पोग्राम हुआ था। अगर सिर्फ संभल सिटी में मरने वालों में से 25 लोगों की संख्या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में 23 हिंदू हैं, तो उसे दंगे नहीं कहते, उसे पोग्राम कहा जाता है। और उससे पहले भी वहां पर ऐसे होते रहे थे जिसमें कि हमेशा संख्या मरने वालों हिंदुओं की ही अधिक रहती थी। ये सब होने के बाद में वहां पर हिंदुओं ने लगभग वहां जाना बंद कर दिया और वहां होते होते वहां एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनने लग गया। तभी ऐसा हुआ कि जो वेल था, जो कुआं था, उसको भी ढक दिया गया, जहां लोग पहले कुआं पूजन भी करने जाते थे। तो यहाँ यानी मुद्दा क्या है? मुद्दा एएसआई के अतिक्रमण का है। अब ये बताइए कि जस्ट बिकॉज आप एक फेक नैरेटिव चला देंगे कि आप मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं, तो क्या इसलिए कोर्ट वो पिटीशन को नकार दे जिसमें कि साफ-साफ जिसमें कि तथ्यों से बताया गया है कि एएसआई प्रॉपर्टी थी और इसके ऊपर अतिक्रमण हुआ है, वो क्यों होने दे? जस्ट बिकॉज ये लोग सब झूठ फैला रहे हैं कि दरअसल ये एक साजिश हो रही है सारी मस्जिदों को गिराने की, तो क्या अतिक्रमण को बिल्कुल इग्नोर कर दे? क्या एएसआई प्रॉपर्टी, एएसआई को वापस अधिकार नहीं मिलना चाहिए उसको उस प्रॉपर्टी को हाथ में लेने का? दूसरी बात, वहां लोगों से मैंने बहुत बात की थी, मैंने इस पर रिपोर्ट्स भी लिखी थी, आपने भी कोट की थी कि वहां के लोग, स्थानीय लोगों की मेमोरी में वो मंदिर ही है, हरिहर मंदिर है। वहां रिक्शे वाले भी उसको हरिहर मंदिर मानते हैं, वहां जो बड़े बूढ़े हैं वो यही मानते हैं। इवन जो वहां पाकिस्तान से लोग आकर ठहरे थे पार्टीशन के बाद, वहां भी जब वो आए तो उनको यही बताया गया कि ये हरिहर मंदिर है। यानी पहली बात, ये मुद्दा ठीक होना चाहिए कि मुद्दा है क्या। दूसरी बात, ये कहते हैं कि वहां पे बहुत शांति है और ये एक माहौल बिल्कुल खराब करने की साजिश हो रही है। शांति, आप इसको शांति कहते हैं? पहली बात तो 1978 के दंगे मतलब दंगे नहीं, पोग्राम हुआ और आपको पता है उसमें किसी को सजा नहीं हुई। बिल्कुल। मैंने वहां बहुत लोगों से पूछा तो उन्होंने क्योंकि बहुत लोग वहां से चले गए, बहुत लोग वहां पे कुछ तुरंत चले गए, कुछ कई सालों के बाद दिल्ली या वगैरह वगैरह जगह शिफ्ट हो गए। उन्होंने कहा कि हमें बाद में पता चला था कि शायद 1992 या 91 में कोई वर्डिक्ट आया था
और उसमें कोर्ट ने ये कहा कि कोई गवाह नहीं है हमारे पास, कोई आई विटनेस नहीं आया हमारे पास। और क्यों नहीं आया? लोग बताते हैं कि किसी के भाई को गोली मार दी गई थी, किसी को धमकी दी गई थी। आज तक इतने सारे लोगों को, 14 लोगों को एक मिल में जिंदा जलाया गया था। बनवारी लाल गोयल का वो मिल था, उनको भी जिंदा जलाया गया था। देखने वाले ये तक कहते हैं कि जिनको उन्होंने पैसे दिए थे लोन पर, उन्होंने उनके हाथ तक काटे थे, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन मैं सिर्फ फिलहाल उसकी बात करूंगी जो बुक्स में है। बुक्स में है कि आप 14 लोगों को वहां जिंदा जलाया गया था, उसमें बनवारी लाल गोयल भी थे। आज वो परिवार दिल्ली रहता है। आप ये कहते हैं कि वहां पे बड़ा शांति थी। ऐसे जगह को आप शांति कहते हैं जहां पे इतना ज्यादा मसाकर हुआ और वहां किसी को सजा तक नहीं हुई। इतने सालों के बाद आप ये बताइए कि जो वहां पे हिंदू रहते हैं, जो वहां पे माइनॉरिटी कम्युनिटी रहती है, क्या वो बहुत शांति से रहती है? मैं आपको शांति का सच बताती हूँ। मैं वहां लोगों से, दुकानदारों से बात की, बहुत लोगों से बात करी। वो कही कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके से पथराव हुआ और मतलब वायलेंस हुआ और हम बच गए। मतलब हमारे घर नहीं तोड़े गए, हमारी दुकानें नहीं जलाई गई और हमें नहीं मारा गया। पहली बार वहां का रेसिडेंट हिंदू अपने आप को थोड़ा सुरक्षित महसूस करता है। लोग इतना तक बताते हैं कि पिछली सरकार, और मैं साफ बोलूंगी क्योंकि लोगों ने कहा, समाजवादी पार्टी सरकार के अंडर वो इतने ज्यादा खौफ में रहते थे कि वो कहते थे कि हमारे पास दूसरे समुदाय से लोग आते भी थे ना कोई चीज वापस करने या वापस देने, तो ऐसे कहते थे वापस कैसे नहीं लेगा, तुम्हारा तो पिताजी भी वापस लेंगे, तेरा तो बाप भी वापस लेगा। इस तरीके से वहां लोग बात करते थे क्योंकि उनको इतना संरक्षण था वहां की लोकल पार्टी का और उनके एमएलए का और उनके एमपी का। एक आखिरी बात अशोक जी, ये कहते हैं कि डिवाइड कहां से आ रहा है? डिवाइड क्या इस पिटीशन से डिवाइड आ रहा है? मैं आपको डिवाइड का कारण बताती हूँ। पृथ्वीराज चौहान की ये एक अर्बन कैपिटल थी संभल, और आपको पता है यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन अपने आप को तुर्क बताती है। तुर्क यानी वो अपने आप को मोहम्मद गौरी के डिसेंडेंट्स बताते हैं। अब ये बताइए कि ये डिवाइड क्या पिटीशन लाई है? पाकिस्तान में अगर इंडिया अपनी मिसाइल का नाम पृथ्वी रखती है तो ये पाकिस्तान का ट्रेडिशन है, वहां का ये कल्चर है कि वो अब्दाली, गौरी और गजनवी के नाम पर अपनी मिसाइलों के नाम रखते हैं। यहाँ का आदमी इतने सालों के बाद भी अपने आप को ये कैसे बता सकता है कि हम इसमें प्राइड लेते हैं कि हम तो मोहम्मद गौरी के साथ आए थे यहाँ पर? हालांकि ये सबको पता है कि कोई कहीं से नहीं आया था, ज्यादातर लोग यहीं के ही हैं। तो ये बताइए कि ये डिवाइड क्रिएट कर रहा है कि ये पिटीशन डिवाइड क्रिएट कर रही है? नहीं, ये तो शफीकुर रहमान बर्क का एक पुराना बयान भी, जिसमें उन्होंने कहा मैं बाबर का वंशज हूँ। वो अपने आप को सीधा बाबर से जोड़ते थे, उनका पुराना। और जो आप कह रही हैं, मैं फिर बता दूं 2012 में, क्योंकि उस दिन भी जब मैंने पिछली बार भी ये कार्यक्रम किया था, मैं वहाँ के स्थानीय लोगों की एक निजी चैनल पे सारे इंटरव्यू सुनकर, उन्होंने कहा 2012 तक हम मंदिर के आसपास जाते थे कुआं पूजन के लिए, लेकिन 2012 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार और उसके बाद उनके जो सांसद जी आए, बोले उसके बाद धीरे धीरे हमने वहाँ जाना बंद कर दिया। और एक बात जो है मैं यहाँ पे ये भी बता दूं, 48 लोगों को आरोपी बनाया गया था इन दंगों के लिए, जो अभी आप कह रहे थी, जो प्रोग्राम जिसको आप बता रही हैं 1978 में 48 लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन इन 48 लोगों के खिलाफ एक भी गवाह नहीं मिला। तो यही एक फिल्म आई थी नो वन किल्ड जेसिका, उसी तरह से हिंदुओं की जब नरसंहार होता है तो उसका कोई गवाह अगर नहीं मिलता है तो आप समझ सकते हैं वहां शांति का क्या मायने है। वो शांति जो है, अगर आप ऐसी शांति चाहते हैं कि कोई जो है दंगों के आरोपी के खिलाफ एक शब्द भी ना बोल सके, हिंदुओं के नरसंहार के खिलाफ कोई एक शब्द ना बोल सके, अगर आपको ये शांति लगती है तो मुझे लगता है ऐसी शांति जो है भगवान बचाए ऐसी शांति से। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। वाह, जब जब पशु आहार लेते हो 150 बचा ही लेते हो ना। कोई कमाल नहीं करते हो, उसकी बयात को खतरे में डालते हो, यही करते हो। तभी कहते हैं दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है।
जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। दो टूक आप देख रहे हैं। दो टूक में हम चर्चा करें संभल की सच्चाई सामने आई, इसी को लेकर आज संभल को लेकर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में संभल की फाइल खोली, एक एक सच सामने रखा और उसको लेकर विपक्ष भी अब अपनी ओर से पलटवार कर रहा है। इन सब पे चर्चा कर रहे हैं। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़े हुए हैं बीजेपी से, तारिक खान समाजवादी पार्टी से, निखिल जैन कांग्रेस समर्थक राजनीतिक विश्लेषक है, स्वाति गोयल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं। जल्दी से तारिक खान जी, एक बात जो 2 चीज़ें सामने है। मुख्यमंत्री ने एक बात आज साफ तौर पर कही, उन्होंने कहा जिसको भी संभल में गिरफ्तारी हो रही है, जो काम कर रहे हैं वो साक्ष्य के आधार पर कर रहे हैं और कोई भी पत्थरबाज जो है बचेगा नहीं। अब सवाल है, एक तरफ हमारे पास 1978 के दंगों का इतिहास हमारे सामने है कि जब दंगे हुए उसका साक्ष्य ही नहीं मिला, इतने लोग मर गए, 184 लोगों की हत्याएं हुई, कोई साक्ष्य नहीं मिला। और आज जो है मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाई साक्ष्य के आधार पर हम सबकी गिरफ्तारी कर रहे हैं, किसी को छोड़ेंगे नहीं। तो ये तो इंसाफ है ना, उसमें क्या दिक्कत है? फिर दिक्कत ये होती है कि आप लोग फिर इन लोगों के बचाव में आते हो, फिर कोई ऐसी सरकार आएगी इनको छोड़ देगी, फिर कोई ऐसी सरकार आएगी दबाव में आएगी, इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। तो ऐसे तो फिर न्याय नहीं हो सकता। 78 में लोग मरे, भारतीय नागरिक थे, 72 में मरे, 76 में मरे, 78 में मरे, 90 में मरे, 92 में मरे, या अभी मरे संभल, वो भी तो भारतीय नागरिक। बिल्कुल, दिक्कत यही, उनको किसने मारा भाई? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से गोली चली थी, किसी ने तो मारा। जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। जब विधानसभा में हमारे विधायक ने कहा 10 मेंबर की कमेटी बनाइए, क्योंकि भाई जनप्रतिनिधि बन सकती, कमेटी तो बनती रहती है, जेबीसी बनती है, बनाइए। 7 आपके 3 हमारे, गले से नहीं उतरी साहब के बाद, फंस गई यहीं पे। तो न्यायिक जांच से क्या दिक्कत है? न्यायिक जांच होने दीजिए, न्यायिक जांच रोक रहे हैं। न्यायिक जांच से क्या दिक्कत है? फिर आप एक कमेटी पॉलिटिकल पार्टी की जो पॉलिटिकल लाइन पे बटी होगी उससे क्या निकलेगा? ठीक है, ठीक ठीक ठीक, मैंने कहा प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया, कोई बात नहीं, हमने रखा। जुडिशियल इंक्वायरी की रिपोर्ट आने दीजिए, मगर किसी ने तो मारा 5 लोगों को। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से गोली नहीं चली, जुपिटर से नहीं चली, मार्स से नहीं चली, सैटर्न से नहीं चली, मून से नहीं चली, सन से नहीं चली, यहीं पर लोगों ने मारा। आपने जो नैरेटिव गढ़ा है, और मैं कह रहा हूं इंसाफ उनको भी मिलना चाहिए। अगर आप खुद को हिंदू सम्राट कहते हैं और हिंदुओं के रक्षक दिन रात चिल्लाते हैं, और आपके रहते अगर उनके इंसाफ मत ना दिला पाए, इस्तीफा दे दीजिए योगी साहब, इस्तीफा दे दीजिए। क्यों? खोदिए, इन्हीं फाइलों को खोदिए। ये जो मंदिर नीचे खोद रहे हैं ना, ये मत खोदिए, इन फाइलों को खोदिए, निकालिए। कोई नहीं रोक रहा आपको, कोई रोक रहा? ओके, कोई नहीं रोक रहा। नहीं, आपकी बात का समर्थन करते हुए आपका सवाल आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं पत्थरबाजों को तो नहीं बचाया जाना चाहिए ना। अगर जो साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तारी हो रही है, उनके पक्ष में तो हल्ला गुल्ला नहीं होना चाहिए। गिरफ्तारी की है आपने, गिरफ्तारी की है, किसी ने तो रोका नहीं। आप ड्राइव भी चला रहे हो बिजली वाला, सारी बिजली चोरी भाई, और ये पूरी दुनिया की, करिए, आप सब करिए। लेकिन जो जाने आधार कार्ड भारत का 32,623, 312, 311 नंबर वाले लोग हैं ना, हमारे आपके जैसे, ये 5 लोगों की तरह, उनकी जाने बचाने की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है। उनमें हिंदू मुसलमान छांटो मत छांटो उसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन और सिख, उनकी जान बचाओ, आपकी जिम्मेदारी है जान बचाओ। रिस्पॉन्ड कीजिए राकेश जी। देखिए, मैं तारिक खान को पहले आश्वस्त कर दूं, और बिल्कुल आश्वस्त रहिए तारिक खान साहब, निश्चित तौर पर इंसाफ मिलेगा। जो लोग भी मारे गए हैं उनको मारने वाले हत्यारे ढूंढ करके निकालेंगे, उनको जेल की सलाखों तक, उनके मुकम्मल अंजाम तक बिल्कुल पहुंचाएंगे। जिन्होंने पत्थर उछाले हैं उनका भी हिसाब होगा, और जिन्होंने गोलियां चलाई हैं उनका भी हिसाब होगा। जिन्होंने पुलिसकर्मियों पर गोलियां चलाई है, 16 पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं, उनका भी हिसाब होगा। किसी उपद्रवी को बख्शने वाले नहीं है। डिजिटल एविडेंस इनके तैयार हो रहे हैं। एक बाकायदा उस समय ड्रोन कैमरों से जिनकी तस्वीरें सामने आई है ना, जो पुलिस ने अपने कैमरों में कैद की है या जर्नलिस्टों के कैमरों में कैद हुई है, एक एक तस्वीर का विश्लेषण होगा, एक एक व्यक्ति को सजा मिलेगी, कोई बचने वाला नहीं है। ये कांग्रेस की या समाजवादी पार्टी की मजहबी तुष्टीकरण की सरकारें नहीं है। हाँ, आप जेल में जाकर के जरूर अपराधियों से मिलते रहेंगे, आरोपियों से मिलते रहेंगे। अभी आपका प्रतिनिधिमंडल गया था आरोपियों से, अपराधियों से मिलने के लिए। आपको मातम मनाने के कई अवसर मिलेंगे, इसलिए हमने पहले ही कहा था कि छाती पीटने के, मातम मनाने के अवसर आपको बारंबार उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि
क्योंकि आप अपनी आदत से बाज आएंगे नहीं, आप तो इन अपराधियों के लिए अपनी छाती पीटेंगे ही पीटेंगे। तो निश्चिंत रहिए, आपको पूरा अवसर इसके लिए देंगे, लेकिन न्याय जरूर होगा, इंसाफ जरूर होगा। ठीक है, ऐसा होता है। 5 सेकंड, ये लोग न्यायमूर्ति बन चुके हैं, तारिक खान जी, अगर आप जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं साक्ष्य के आधार पर गिरफ्तार हो रहे हैं, अगर आपने कहा हमने तो विरोध किया नहीं, आपका प्रतिनिधिमंडल जेलों में उनसे मिलने जा रहा है, ठीक है ना, तो फिर इसको तो जब योगी आदित्यनाथ को गिरफ्तार किया गया था दंगा भड़काने के उसमें, तो उसी दिन योगी आदित्यनाथ पे वो साबित नहीं हो गया था, और अगर साबित हो गया था तो आज हम कह सकते हैं कि उस टाइम योगी आदित्यनाथ 302 के भी मुलजिम रहे, हत्या के प्रयास के मुलजिम रहे। लेकिन ये जुडिशरी का काम है, जज मत बनिए, जज डिसाइड करेगा, जुडिशरी, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सारा काम हम करेंगे। जब आपसे कहा बुलडोजर, यही तो बात हम भी कहते हैं सर, तो जज मत बनिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आपकी बात से न्यायालय को आपकी बात से 16 आने सहमत हूं। जज किसी को नहीं बनना चाहिए, इसीलिए जो 5 लोग मारे गए उसमें आप लोग जज की भूमिका निभाने लगे। आपने पहले बता दिया कि किसने गोली चलाई, पुलिस की गोली से मरे, जबकि एक भी साक्ष्य अब तक नहीं मिला। आपने पहले उनको 5-5 लाख रुपए अनाउंस कर दिए, जबकि मैंने पहले संभल का पूरा इतिहास बताया कि संभल में किस तरह से लोग ISI, किस तरह से लोग अलकायदा से जुड़े रहे, वो सारा इतिहास बताया। उसके बावजूद आप लोग जज बन गए, आपने पहले डिसाइड कर लिया पुलिस की गोली। तो सर अगर जज किसी को नहीं बनना है, राकेश त्रिपाठी को नहीं बनना है, योगी आदित्यनाथ को नहीं बनना, अशोक श्रीवास्तव को नहीं बनना है, तो सवाल यह है कि जज जो है तारिक खान और अखिलेश यादव और उनकी पार्टी भी नहीं हो सकती। आप लोग जज नहीं है कि जो तय करेंगे किसकी गोली से मरा। यह बात आप भी ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, मुझे लगता है कहना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक, फिर मैं निखिल जैन और स्वाति जी के पास आऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सर आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट, ब्याज सिर्फ उतने ही दिन का भरिए जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। चलिए, 2 टूक आप देख रहे हैं जल्दी से। निखिल जैन, आपने डेमोग्राफी को लेकर एक बात कही थी, और आज एक मुझे लगता है जो मुख्यमंत्री ने एक सवाल उठाया उसका उस पर पूरे देश को चर्चा करनी चाहिए। देखिए, डेमोग्राफी चेंज होता है तो क्या होता है, मुस्लिम मोहल्ले बन जाते हैं, और जब मुस्लिम मोहल्ले बनने में किसी को एतराज़ नहीं है, बनने चाहिए। हिंदू मोहल्ले होते हैं, मुस्लिम मोहल्ले होते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हिंदू ऐसा क्यों होता है कि हिंदू मोहल्लों के सामने से मुसलमानों के जुलूस निकल जाता है? कुछ नहीं होता। हिंदू मोहल्लों के सामने से, मुस्लिम मोहल्लों के सामने से हिंदुओं का जुलूस नहीं जा सकता। हिंदू जुलूस निकालेंगे तो फिर उस पर पथराव होगा। जय श्री राम उनके लिए सीधा सीधा जो है वो भड़काऊ नारा होता है, क्यों कहते हैं जय श्री राम क्यों लगाया, मुस्लिम मोहल्ला है। तो फिर क्या इस तरह की डेमोग्राफी चेंज, इस तरह से मुस्लिम मोहल्ले और जहाँ पर हिंदू जा नहीं सकते, क्या ये डेमोग्राफी चेंज के खतरे नहीं है? अशोक जी, दंगे वहां पर होते हैं जहां एंटी सोशल एलिमेंट्स हों, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो हिंदू हो। आप देखिए चांदनी चौक में और उसके आसपास का जो इलाका है, वहां पे बहुत ज्यादा मुसलमान संख्या है, हिंदू संख्या भी है। वहां पर हनुमान जी की यात्रा निकलती है बिना किसी पथराव के, बिना किसी दिक्कत के। लेकिन जहांगीरपुरी में जब एक हिंदू यात्रा निकलती है, और मैं उसे हिंदू यात्रा नहीं बोलना चाहूंगा, भड़कीले लोगों की यात्रा निकलती है एक मस्जिद के आगे से, तो मस्जिद पे वो पथराव करने लगते हैं। अच्छा, हिंदुओं की यात्रा भड़कीले लोगों की यात्रा होती है? निखिल जैन, निखिल जैन, आप कह रहे हैं हिंदू यात्रा निकालेंगे तो हिंदू भड़कीले लोग हैं? मैंने ये कहा मैं ये कह रहा हूँ कि दंगे वहां होते हैं जहां भड़कीले लोग यात्रा में शामिल होते हैं। नहीं तो हिंदू वहां पे हिंदू अपनी जहांगीरपुरी में हिंदू अपनी यात्रा निकाल रहे थे, भड़कीले लोग थे, उसके वीडियो आपने देखे हैं? जहां पर मस्जिदों पे पथराव हो रहा है वो भड़कीले मस्जिदों पे पथराव, जहांगीरपुरी का सच आप जानते हैं?
जब जहांगीरपुरी के वीडियोस आपने देखे हैं, कैसे हनुमान जी की मूर्ति पे पथराव हो रहे थे और कैसे हिंदू अपनी यात्रा छोड़कर भागे थे। आप कह रहे हैं कि यात्रा में भड़कीले, और अगर भड़कीले लोग थे, अगर वो कह रहे थे जय श्री राम, तो वो भड़कीले लोग थे। जहांगीरपुरी में कहां पथराव हुआ था? मैंने ये कहा कि जय श्री राम बोलना भड़कीला। तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हो भाई? भड़कीला हुआ क्या कहना चाह रहे हो? आपने कह रहे चांदनी बोलने तो दीजिए। चांदनी चौक में हिंदुओं की यात्रा निकलती है तब तो कोई दंगे नहीं होते। वहां पर भी मुसलमान बहुत हैं, बहुसंख्यक मेरे ख्याल से मुसलमान ही है वहां पे। वहां तो दंगे नहीं होते क्योंकि वहां के हिंदू अपने धर्म की लिए यात्रा निकाल रहे हैं। लेकिन कुछ बीजेपी से जुड़े जो तत्व हैं वो धर्म के लिए यात्रा नहीं निकालते। वो तो मतलब बीजेपी के लोगों को अपनी धार्मिक यात्रा निकालने का इस देश में अधिकार नहीं है। ये भी निखिल जैन का एक जो है स्टेटमेंट है कि बीजेपी के लोग भड़काऊ होते हैं, वो अपनी धार्मिक यात्रा नहीं निकाल सकते। टोपी पहन के जो है राष्ट्रपति भवन में जाकर इफ्तार खाई जा सकती है, लेकिन जो है बीजेपी वाले अपनी यात्रा नहीं निकाल सकते। आपके जो मतलब है समझ रहा हूँ निखिल जैन, आप ये साबित करना चाहते हैं, आप ये साबित करना चाहते हैं कि बीजेपी वाले जब यात्रा निकालते हैं तो मस्जिदों पर पथराव करते हैं। आप ये झूठ बोल रहे हैं। आपका जहांगीरपुरी के बारे में आप कुछ नहीं जानते, जहांगीरपुरी के बारे में आप कुछ नहीं जानते, इसलिए आप ये झूठ बोल रहे हैं। हैदराबाद में भाजपा की सांसद 2024 हैदराबाद में भाजपा की सांसद ने क्या किया? क्या किया? उसने क्या करा था? क्या किया? अगर उन्होंने तीर चला दिया तो आप कह रहे हैं कि मस्जिद पर तीर चला दिया, और तीर नहीं चला, उन्होंने एक्शन लिया तो वो मस्जिद पे तीर चलाना हो गया। और क्या हुआ? और क्या हुआ? फिर उसके बाद आप गोली मार देंगे। किसी ने मारी? किसी फिर आप गोली मार देंगे। बहराइच में तो मारी ना, बहराइच में तो मारी ना, आप गोली मार देंगे। रामगोपाल मिश्रा जी को, रामगोपाल मिश्रा को तो गोली मारी ना। आप घर में खींच करके 36 छर्रे 60 छर्रे दबा देंगे। ये कौन सी मानसिकता है? मैंने इसीलिए कहा ये जिहादी मानसिकता है। और मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैं जब जिहादी शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो मैं बार बार कहता हूं कि जिहादी एक कौम के नहीं है, हिंदुओं में भी सेकुलर जिहादी हैं। वो सेकुलर जिहादी जो कहते हैं कि हिंदू अपनी यात्रा निकालते हैं तो भड़काऊ नारे लगाते हैं, वो हिंदुओं के सेकुलर जिहादी हैं। और वो सेकुलर जिहादी निखिल जैन जैसे लोग होते हैं जो हिंदुओं को सेकुलर, जो हिंदुओं को जिहादी मानते हैं। हटाइए एक मिनट, स्वाति गोयल शर्मा को स्क्रीन पे दीजिए, क्योंकि जहां तक मुझे याद है स्वाति गोयल शर्मा ने जहांगीरपुरी की रिपोर्टिंग की थी। जहांगीरपुरी का सच आपको याद है स्वाति गोयल शर्मा, जिसको आज डिस्टॉर्ट कर रहे हैं यहाँ पर अशोक जी। और जब मैं नहीं थी 100 साल पहले, तब भी इस तरीके से पथराव हो रहे थे हिंदू रैलियों पर, और इसके बारे में और किसी को कोट नहीं करते, बाबा साहब अम्बेडकर को कोट करते हैं। ये जो बात कर रहे हैं कि ये आज भाजपा वाले ये पिटीशन डाल रहे हैं या फिर भाजपा वाले रैलियां निकाल रहे हैं हिंदुत्व की, 100 साल पहले कौन सी भाजपा थी? और अंबेडकर वो कौन सा भाजपा की पैरवी कर रहे थे? उन्होंने कहा था कि जब ये दंगे होते हैं उसके उन्होंने 3 मेन कारण बताए थे, और ये एक विडंबना है कि आज भी वही 3 कारण है। पहला, मस्जिद के आगे हिंदू के म्यूजिक वाली रैलियां, मतलब प्रोसेशंस निकालना, हिंदू प्रोसेशंस निकालना। उसमें अंबेडकर ने ये कहा था कि दुनिया भर में म्यूजिक एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर भारत में इनको प्रॉब्लम होती है। दूसरा, काउ स्लॉटर। उन्होंने कहा था कि कहीं मक्का में भी जाकर कोई गाय नहीं काटता, लेकिन यहाँ पर गाय काटना ही एक इनके धर्म का एक बहुत बड़ा जो कहते हैं ना ट्रेड बन गया है। तीसरा, कन्वर्जन, जिसे आज लव जिहाद का नाम दिया जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त ये कहा था कि एक तरफा, यानी सिर्फ हिंदू लड़कियां और मुस्लिम लड़कों का ही जो इंटरमिंगलिंग होती है, दूसरी तरफा होती नहीं है, क्योंकि दूसरी लड़कियां तो हिजाब के अंदर रहती हैं। या पढ़िए पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया में तीनों चीजें लिखी हुई हैं। तो मुझे ये बताइए कि आज भी ये तीनों कारण मौजूद हैं, और आज भी नैरेटिव सिर्फ यही चलता रहता है कि जी ये पिटीशन की वजह से दंगा हो गया, 1978 की बात नहीं करना चाहते आप। स्वाति जी, अच्छा हुआ अभी देश में संविधान पर बहस चल रही है। अम्बेडकर का भी बता दिया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जब दंगों के कारण गिनाए थे, वो जो है वो कारण तब बीजेपी नहीं थी, सही बात है। और बीजेपी और बाबा साहब अम्बेडकर भी बीजेपी के नहीं है। तो सच को स्वीकार करना सीखिए, मुझे लगता है वो ज्यादा सच जरूरी है। बहरहाल आज के लिए इतना ही। मेरे सभी मेहमानों का शुक्रिया। कल आपसे फिर मुलाकात होगी 2 टूक में। इजाजत दीजिए, नमस्कार।